हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के साथ शुरू किया था, जिसमें फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज़ का कंपैरिजन कैसे करते हैं ये हमने अच्छे से देख लिया है। आज हम नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर आता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेकेंड नेचर ऑफ लीगेंड्स, देन आपके पास आता है चिलेट इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, स्टेरिक इफेक्ट आएगा। इन सबको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर के साथ शुरू करते हैं, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में हम सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज क्या है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लग ही गया होगा। अगर सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो लीगेंड एंड मेटल के बीच में एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पर यहाँ पे अब आपको देखना है कि कौन से टाइप के लीगेंड्स की हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने क्या बोला, मेटल के ऊपर +4 चार्ज है, मेटल के ऊपर +3 चार्ज है, मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि मोर न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी, मोर न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी। और जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा हैं वहाँ पे मेटल एंड लीगेंड के बीच में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। और अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, बट अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो लीगेंड है ये कौन से टाइप का लीगेंड है। ये एक्सेप्टर लीगेंड है, पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, या फिर सिग्मा डोनर लीगेंड है। अगर हम अमोनिया, वाटर या फिर हम हेलाइड लीगेंड्स की बात करें तो इसके केस में तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल आयन की, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज हो रही है ये मैंने आपको बता दिया। बट अगर पाई एक्सेप्टर लीगेंड है तो उसके केस में क्या होगा वो भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं हम। मेटल्स ले लो, एक मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा मेटल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन से लीगेंड्स की बात कर रहे हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स की बात कर रहे हैं। अब पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स में वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे सिनर्जेटिक इफेक्ट बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होगी, पाई बैक बॉन्डिंग, मेटल टू लीगेंड बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी आपको। इसके केस में भी बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मेटल के पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी। अब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लेस देखने को मिलेगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम किससे रिलेट करते हैं, मेटल और लीगेंड के बीच में एफिनिटी कितनी है, मेटल और लीगेंड कितनी स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बॉन्ड एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल और लीगेंड के बीच में ज़्यादा होगी और इसके केस में लेस होगी। जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस है वहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी लेस होगी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी लेस होगी। तो बस आपको क्या देखना है
कि लीगेंड कौन सा है। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको लीगेंड भी चेक करना पड़ेगा। अगर लीगेंड में नाइट्रोजन डोनर एटम है, मतलब अगर लीगेंड सिग्मा डोनर है या पाई डोनर है, तो उसके केस में तो आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा दो कि जनरली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बट अगर लीगेंड पाई एक्सेप्टर है तो इसके केस में अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर जहाँ पे बेटर बैक डोनेशन है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। तो बेटर बैक डोनेशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहाँ पे मेटल की लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस बोलते हैं, एक तो डेल्टा जी कहाँ पे मोर नेगेटिव है, कहाँ पे लेस नेगेटिव होगा, ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो जहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे डेल्टा जी भी मोर नेगेटिव होगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, और जितनी ज़्यादा ये पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी। तो ये रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए। ये हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -N E0F। ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। और डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT log ऑफ K होता है। ये आपके पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी की, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, मतलब उतनी ही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई जर्नल रिएक्शन दी हुई है, M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उतनी ही हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से प्रोडक्ट में जाने की तरफ जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उतनी ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ पे प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी मोर पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस दी हुई हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे भी Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में ही जा रहा है। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वही एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। मेटल भी सेम है, लीगेंड भी सेम है। वेरी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट के केस में +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जहाँ पे सिग्मा डोनर लिगेंड्स हों, या फिर बेसिकली हमने अमाइन लिगेंड की बात करी थी, वाटर लिगेंड की बात करी थी एंड हैलाइड्स की बात करी थी, उसके केस में मोर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के। तो मतलब यहाँ पे मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे मेटल एंड लिगेंड के बीच में मोर एफिनिटी होगी और रिएक्टेंट में मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट में मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है तो यहाँ से यहाँ जाने की अब टेंडेंसी क्या होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी। अब हम सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिएक्टेंट में, बट यहाँ पे अब जो लीगेंड है वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। फिनेंथ्रीन पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, और अगर ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है
तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी देखो, यहाँ पे भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही है। इसके केस में लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए मेटल की। क्यों लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए मेटल की? क्योंकि अगर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी पाई बैक बॉन्डिंग मोर होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर होगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, प्रोडक्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, मतलब इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अब ज़्यादा है, मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए अब मोर टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना अब ये, ठीक है। मतलब अब इस रिएक्शन में मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और इसके केस में लेस वैल्यू होगी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, के ए के बी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट के ऊपर। फॉर्मेशन कांस्टेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए आप बोल सकते हो के बी ज़्यादा होगा के ए से। बड़े सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा किस में है? सेकेंड रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी या फिर कम कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिगेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं दोनों रिएक्शंस के केस में, तो दोनों ही केस में आपको डोनर लिगेंड्स ही देखने को मिल रहे हैं। इथिलीन डायअमाइन भी डोनर लिगेंड है, अमाइन भी डोनर लिगेंड ही है। और डोनर लिगेंड्स के केस में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल आयन की, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इन दोनों के केस में ही प्रोडक्ट की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो कम ही है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगी। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्टेंट्स का, ठीक है, कि डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा है। अगर हम इथिलीन डायअमाइन की बात करें तो अब ये मोर डोनर लिगेंड है। मोर डोनर अगर लिगेंड है तो यहाँ पे मेटल एंड लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन जो होगी, एफिनिटी जो होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। और अगर ये मोर स्टेबल है दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो लेस होगी, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ही लेस स्टेबल में ही जा रहे हैं, प्रोडक्ट दोनों के केस में ही लेस स्टेबल है। बट अगर हम बात करें कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ रिएक्टेंट से। ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि अब ये लेस स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है और ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? मोर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव होगी ये बतानी है। रिएक्टेंट में मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट में मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, मोर पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव यहाँ पे वर्ड बता रही हूँ मैं, क्यों बता रही हूँ ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले लिगेंड्स देखो, बायपेरिडीन लिगेंड है, फिनेंथ्रीन लिगेंड है। दोनों ही लिगेंड क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। दोनों ही लिगेंड्स पाई एक्सेप्टर हैं। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगी तब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों होता है यहाँ पे ऐसा? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई एक्सेप्टर लिगेंड के केस में यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे
रिएक्टेंट में देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन आ रहा है, प्रोडक्ट में दोनों ही रिएक्शंस के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयरन, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट स्टेबल हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मोर पॉजिटिव कहाँ पे होगी, लेस पॉजिटिव कहाँ पे होगी, ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड ज़्यादा पाई एक्सेप्टर है और कौन सा लिगेंड लेस पाई एक्सेप्टर है। तो इसके लिए हम दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। ये आ गया आपके पास बायपिरिडीन का स्ट्रक्चर, और फेनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर में 3 रिंग्स होंगी, सेकेंड रिंग आ गई एंड यहाँ पे ये थर्ड रिंग आ गई। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेशन देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा कहाँ पे है, फेनेंथ्रीन के केस में मोर कॉन्जुगेशन है। अगर ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, इसका क्या मतलब होगा कि होमो और लूमो के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होगा, एनर्जी डिफरेंस लेस होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस लेस है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास आयरन मेटल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होमो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी लेस होगी, ये किसके केस में है, फेनेंथ्रीन के केस में है। और बायपिरिडीन के केस में पाई एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब जो फेनेंथ्रीन है वो मोर पाई एक्सेप्टर होगा, मोर पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है। मोर पाई एक्सेप्टर है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, मोर टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर रहा है ना ये, एज कंपेयर टू यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अगर इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है मतलब यहाँ पे मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और यहाँ पे लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या होगा कि फेनेंथ्रीन के केस में कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने की वजह से इसके जो वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेस हो रही है एज कंपेयर टू बायपिरिडीन। तो होमो और लूमो, फेनेंथ्रीन के लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लेस है एज कंपेयर टू बायपिरिडीन, इसीलिए ये गुड पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्रिस्टोफर थ्योरी की जब एप्लीकेशंस कर रहे थे वहाँ पे भी किया है। इस सीरीज़ को बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज़, और यहाँ से हमें पता चलता है कि मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर अब आपको ध्यान में रखना होगा। इसको ईजिली आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे आप याद करो, mg से याद करो, यहाँ पे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे देखो ये Mn के बाद हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 25, ये 26, 27, 28, 29, 30। कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की मोर स्टेबिलिटी है और इसका कारण क्या है, जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ये हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो आपको बस यहाँ पे यही देखना है कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीज हो रही है। और
ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे जैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके गेट में पूछा गया था। नंबर ऑफ d electrons for 3d series in +2 oxidation state having highest value of thermodynamic stability। हमें बताना है यहाँ पे log बीटा की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी, या फिर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी जब मेटल 3d सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है ये EDTA के साथ। हमें इरविंग विलियम सीरीज का ही यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू इरविंग विलियम्स सीरीज। यहाँ पे आप साइज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। इसका साइज सबसे स्मॉल होता है इस सीरीज में। अगर आपको साइज का ऑर्डर लिखना है तो इससे रिवर्स लिख दो। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डी ऑर्बिटल्स में? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटमोस्ट 3d 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आंसर आप लिख दोगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल्स के बारे में, एंड सॉफ्ट लिगेंड्स एंड हार्ड लिगेंड्स के बारे में। यहाँ पे हमें हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शंस की बात करनी है। और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आप मेरी जो एसिड एंड बेसिस वाली वीडियोस हैं वो देख सकते हो, वहाँ पे ये डिटेल में कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो, हमें लगाना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस वाला प्रिंसिपल कि अगर मेटल हार्ड है तो लिगेंड्स भी हार्ड होने चाहिए, हार्ड इंटरेक्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे, लाइकवाइज सॉफ्ट इंटरेक्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल हार्ड है? तो इसके लिए क्लास ए मेटल्स का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे हार्ड मेटल्स की बात करनी होगी। हार्ड मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? यहाँ पे साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए मेटल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर हम इसकी पोलराइजेबिलिटी की बात करें, स्मॉल साइज है तो पोलराइजेबिलिटी लेस होनी चाहिए, लेस पोलराइजेबिलिटी। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्लास ए मेटल्स को। तो ये आपके पास क्लास ए के मेटल्स हैं। यहाँ पे आपके पास एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाएंगे। और ट्रांजिशन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये वाले जो मेटल हैं ये जनरली हार्ड मेटल्स हैं। और हार्ड मेटल्स कौन से टाइप के लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? हार्ड लिगेंड्स के साथ। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये लिगेंड्स दिए हुए हैं, इनके विद रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम कौन से मेटल्स की बात कर रहे हैं? हार्ड मेटल्स की बात कर रहे हैं। हार्ड मेटल मतलब हार्ड एसिड्स की बात कर रहे हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेसिस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हार्ड इंटरेक्शन होगी तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पे अगर हम हेलाइड्स के केस में देखें तो देखो, फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये हार्ड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की। आप साइज वाला फैक्टर यहाँ पे इजीली एप्लीकेबल कर सकते हो इनके केस में, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम क्लास बी मेटल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम सॉफ्ट मेटल्स की बात करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि सॉफ्ट एसिड्स की बात करेंगे, सॉफ्ट मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से मेटल सॉफ्ट मेटल हैं? लार्जर साइज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, मोर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये आपके पास मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब सॉफ्ट एसिड के केस में सॉफ्ट बेस के साथ या सॉफ्ट लिगेंड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइज ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये सॉफ्ट बेस की तरह एक्ट करेगा। और सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट लिगेंड के साथ अच्छे से सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम बॉर्डर लाइन मेटल्स की बात करते हैं। तो ये जो बॉर्डर लाइन मेटल हैं ये एक्ट कर सकते हैं सॉफ्ट मेटल की तरह भी और हार्ड मेटल की तरह भी। अब ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये लीगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाले मेटल सॉफ्ट मेटल की तरह एक्ट करेंगे या हार्ड मेटल की तरह एक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर लाइन मेटल्स हैं इनके केस में क्या होगा कि अगर लीगेंड्स, यहाँ पे लीगेंड का इन्वायरमेंट सॉफ्ट है तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, सॉफ्ट की तरह ही एक्ट करेंगे। सिम्बायोटिक इफेक्ट मैंने पढ़ाया ही है आपको। और अगर यहाँ पे सारे लीगेंड्स हार्ड हों तो बॉर्डर लाइन मेटल्स हार्ड मेटल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ध्यान में रखना, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मेटल आयन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो मोर इंटरैक्शन शो करते हैं टूवर्ड सॉफ्ट लीगेंड्स, ठीक है। अगर हम डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D6, D7, D8। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है D ऑर्बिटल्स में, वैसे वैसे ये जो मेटल आयंस हैं ये मोर इंटरैक्शन शो करेंगे टूवर्ड सॉफ्ट लीगेंड्स। जैसे ये दो एग्जांपल्स दिए हो, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये सॉफ्ट लीगेंड की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे ये हार्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो लीगेंड के लिए इंटरैक्शन कौन से मेटल्स की ज़्यादा होगी, जहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो मोर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले मेटल्स हैं वो इस लीगेंड के लिए मोर इंटरैक्शन शो करेंगे, मतलब इस लीगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो इस लीगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, आपके पास मेटल आयंस दिए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड्स दिए हुए हैं और स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा ये पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, नेचर ऑफ लीगेंड। तो वैसे हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि जहाँ पे मोर बेसिक नेचर होगा, मेटल लीगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और मोर स्टेबिलिटी होती है। वैसे लीगेंड वाला फैक्टर हम कवर कर ही चुके हैं जो पिछले एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू करने वाले हैं हम, चिलेटिंग इफेक्ट। अब चिलेटिंग इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब लीगेंड असाइक्लिक पॉलीडेंटेट लीगेंड्स हो, पॉलीडेंटेट लीगेंड्स हो, इसके केस में रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। और हमें पता ही है जहाँ पे रिंग्स की फॉर्मेशन हो, चिलेटिंग इफेक्ट शो हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। बट स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है ये हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस दी हुई हैं, इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, मोनोडेंटेट लीगेंड है, चिलेटिंग इफेक्ट तो शो नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, इथिलीन डायमाइन है, पॉलीडेंटेट लीगेंड है, यहाँ पे असाइक्लिक पॉलीडेंटेट लीगेंड है, तो ये चिलेटिंग इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे ये वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब 3 इथिलीन डायमाइन मेटल के साथ अटैच हो रहे हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, बाइडेंटेट लीगेंड है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, यहाँ पे है आपके पास 7 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 7 मॉलिक्यूल ही हैं फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में देखो यहाँ पे हैं 4 मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे आ रहे हैं 7 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रेंडमनेस इंक्रीज होने की वजह से डेल्टा एस की वैल्यू मोर पॉजिटिव आएगी यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में, जहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट शो हो रहा है। मोर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, डेल्टा जी मोर नेगेटिव आ जाएगी, और जब डेल्टा जी मोर नेगेटिव आएगी दैट मीन्स यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कौन से फैक्टर की वजह से चिलेटिंग इफेक्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एंट्रोपिक फैक्टर की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख सकते हैं। ये तो नॉन चिलेटिंग लीगेंड है, ये दोनों चिलेटिंग लीगेंड्स हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होंगी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी के लिए प्रीडोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? एंट्रोपिक फैक्टर है। और अगर लिगेंड्स वेरी करें और सारे ही लिगेंड चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हो, तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? जब सारे ही लिगेंड्स चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, सारे ही बाइडेंटेट लिगेंड है, रिंग्स की फॉर्मेशन होगी और सेम मेंबर रिंग की ही फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे? लिगेंड की डोनर एबिलिटी से चेक करेंगे, डोनर एबिलिटी से चेक करेंगे। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, तीनों लिगेंड्स के केस में मेटल आयन आपको सेम ही देखने को मिलेगा, वहीं पे कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इथिलीन डायमाइन के केस में नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डोनर एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो मोर डोनर एबिलिटी किसकी है? इसकी है, इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स, इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब वाटर यहाँ पे लिगेंड होंगे। दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है अमाइन के साथ, और तीसरा कॉम्प्लेक्स है इथिलीन डायमाइन के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो ग्रीन कलर का है, इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स। अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स का कलर है वो ब्लू है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कलर है वॉयलेट। अब क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो निकल 2 पॉजिटिव ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें इथिलीन डाई अमाइन ऐड कर दिया है। इथिलीन डाई अमाइन ऐड करने के बाद यहाँ पे वॉयलेट कलर की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये बता दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट लिखी हुई होगी ऐसे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया की एडिशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी उसका कलर क्या होगा, ये पूछा गया था। कलर क्या होगा ये पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको देखना है स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो इथिलीन डाई अमाइन चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ये चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये मोर स्टेबल है। अब जो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस स्टेबल में तो चेंज होना नहीं चाहेगा, लेस स्टेबल में चेंज होना नहीं चाहेगा। यहाँ पे जो इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स था वो इथिलीन डायमाइन के साथ इसने वॉयलेट कलर शो कर दिया। बट जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि बच्चे ये सोच सकते हैं कि अब ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है वो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, और वो चिलेटिंग से नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में तो नहीं जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अमोनिया तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये अब मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कलर का चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो कलर है वो वॉयलेट ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो है वो स्टेबिलिटी के लिए वो एंट्रोपिक फैक्टर है, बट यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट की स्टेबिलिटी में। प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए एंट्रोपिक फैक्टर ही रहेगा, ये अब आपको ध्यान में रखना है। प्रीडोमिनेंट फैक्टर की नहीं बात कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एंथैल्पिक फैक्टर भी स्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है। वो कैसे प्ले करता है ये हम देख लेते हैं। एंथैल्पिक फैक्टर, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेटल है, कोई भी मेटल आयन हो सकता है, दो लिगेंड्स की अटैचमेंट करनी है। पहले क्या होगा, एक लिगेंड की अटैचमेंट होगी, उसके बाद दूसरे लिगेंड की अटैचमेंट होगी। दूसरा केस भी मैं साथ में ही लिख लेती हूँ। यहाँ पे अब बाइडेंटेट लिगेंड है, दो डोनर एटम है। पहले क्या होगा, एक डोनर एटम के साथ मेटल अटैच्ड होगा, उसके बाद दूसरे डोनर एटम के साथ मेटल अटैच होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड वाला लिगेंड है ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मतलब ये तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसको मेटल तक आने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मोर एनर्जी
रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बट इसके केस में अब ये जो डोनर एटम है ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड ही हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज ही है। इसको मेटल तक आने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट। मतलब इसको क्या मिल रहा है, एंथैल्पिक बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है उसको एंथैल्पिक बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और जहाँ पे अब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत रोल एंथैल्पिक फैक्टर भी प्ले करता है एंड थोड़ा बहुत रोल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी प्ले करती है। बट जो मेजर और प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो एंट्रोपिक फैक्टर है। तो मेजर फैक्टर के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेना अपने नोट्स में कि चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स में 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो जहाँ पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी वो वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप क्लोरोफिल के बारे में पढ़ोगे, हिम यूनिट के बारे में पढ़ोगे, विटामिन B12 के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करते हैं। कौन से लिगेंड्स मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करते हैं, लार्ज साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब यहाँ पे हम साइक्लिक लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे पूछा जाता है, तो पूरा क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बस मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता रही हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स है जो चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो इन दोनों के केस में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट में बना है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट शो हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं जहाँ पे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अब असाइक्लिक लिगेंड है, यहाँ पे रिंग्स की फॉर्मेशन होगी और ये चिलेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। ये वाला कॉम्प्लेक्स, यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, यहाँ से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स की, यहाँ से भी अब कितने लिगेंड्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से ये 5 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो अब ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से ये भी 5 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम एंट्रोपिक फैक्टर देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए कि एप्लीकेबल होता है, एंट्रोपिक फैक्टर कोई रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा। अब इन दोनों रिएक्शंस में आप देख सकते हो इजीली कि एंट्रोपी तो इंक्रीज हो ही रही है, बट मोर इंक्रीज कहाँ होगी एंट्रोपी, ये हम देखते हैं यहाँ पे। ये अगर आप देखो तो ये असाइक्लिक लिगेंड है, मतलब ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रैंडमनेस है, और अगर रैंडमनेस ज़्यादा है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, मोर एंट्रोपी होगी, ठीक है। और ये क्लोज्ड सिस्टम है, साइक्लिक लिगेंड है, मतलब ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो इसके केस में रैंडमनेस कम होगी, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी लो एंट्रोपी होगी। मोर चेंज कहाँ पे आ रहा है, लेस चेंज कहाँ पे आ रहा है, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप सोच लो कि एंट्रोपी आ रही है 20, यहाँ पे सोच लो एंट्रोपी आ रही है
20 सेम ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही है, तो एंट्रोपी की वैल्यू भी हमने सेम ही रखी। अब यहाँ पे मोर एंट्रोपी होगी इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एंट्रोपी 10 है और यहाँ पे मान लेते हैं एंट्रोपी 5 है। ठीक है, अब चेंज देखो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना चेंज आ रहा है, 10 का चेंज आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एंट्रोपी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, 15 मतलब ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जहाँ पे देखने को मिल रहा है वहाँ पे मोर चेंज आ रहा है एंट्रोपी में, मोर इंक्रीज हो रही है एंट्रोपी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए एंट्रोपी वाला फैक्टर एप्लीकेबल हो रहा है। एंट्रोपी रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी के लिए, बट वो मेजर रोल नहीं प्ले करती। जैसे हमने चिलेटिंग इफेक्ट में क्या बोला था कि एंट्रोपिक फैक्टर प्रीडोमिनेंट फैक्टर है, बट यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होगा वो एंथैल्पिक फैक्टर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मोर पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी इन मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एंथैल्पिक फैक्टर इज मोर डोमिनेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इसके लिए हम कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे, एक देखेंगे प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी फैक्टर, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हमें पता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रिजिंग लीगेंड्स, रिपल्शन फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक डोनर एटम लगेगा। पहले ये वाला डोनर एटम लगा, उसके बाद ये वाला लगेगा, देन ये वाला लगेगा, देन ये वाला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे तो रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, मोर रैंडमनेस है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए मोर प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ 4 डोनर एटम, फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑल डोनर एटम्स। ठीक है, और हम साइक्लिक लीगेंड्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड है लीगेंड, यहाँ पे मेटल होगा, ये अब साइक्लिक है, तो इनको मेटल के साथ अटैच होने के लिए ज़्यादा एनर्जी तो रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट। ठीक है, अगर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है अटैचमेंट के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, और जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होती है डेल्टा एच की वैल्यू, वहाँ पे मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, एक तो ये वाला फैक्टर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रिजिंग लीगेंड्स। तो यहाँ पे देखो आपको 4 ब्रिजिंग लीगेंड्स देखने को मिल रहे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 लीगेंड्स ही प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। मोर प्लस आई इफेक्ट मतलब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन के डोनर एबिलिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी होगी तो मोर गेन इन एंथैल्पी होगा, मोर एंथैल्पिक गेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फॉर डोनेशन, तो लेस एंथैल्पिक गेन है, एंथैल्पिक गेन होगा। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें
तो यहाँ पे मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। और अगर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है तो मोर एंथैल्पिक गेन होगा। यहाँ पे भी ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और यहाँ पे लेस एंथैल्पिक गेन होगा क्योंकि लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसके कंपैरिजन में। और नेक्स्ट हम रिपल्शन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और रिपल्शन लेस है। अब ये वाला स्ट्रक्चर उतना रिजिड नहीं है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे रिपल्शन थोड़ी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, और जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे लेस नेगेटिव वैल्यू आती है डेल्टा एच की, लेस नेगेटिव डेल्टा एच। तो इसीलिए इंथैल्पिक फैक्टर यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे हम, रेजोनेंस इफेक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो जनरली हमने क्या बोला कि जहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट शो हो रहा है वहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। बट इन केस ऑफ रेजोनेंस हम इन दोनों लिगेंड्स का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ पे कैसे शो कर सकते हो? डीलोकलाइजेशन हो रही है तो इसको ऐसे शो कर सकते हो इजीली। मेटल के साथ ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, और 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 5 मेंबर रिंग जहाँ पे फॉर्म होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे मोर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टीरिक फैक्टर देख लेते हैं। जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। हम ये 2 एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, हमने डोनर एटम के एडजेसेंट पोजीशंस देखनी है। तो यहाँ पे ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है, और इसके साथ ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो जहाँ पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी लेस होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर जो रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इनर्टनेस, लेबाइलिटी के बारे में बात करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो।